Hello students, now in today's ICM lecture in Unit 2 Commissioning and Testing of Electrical Equipment we are going to study about the electrical test. आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द टेस्ट बिफोर कमीशनिंग, यानी कि कमीशनिंग के पहले कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में स्टडी किया था, जिसमें मैकेनिकल टेस्ट और इलेक्ट्रिकल टेस्ट है, जिसमें हमने मैकेनिकल टेस्ट के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल टेस्ट विच आर परफॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल मशीन्स। सो सबसे पहले जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इलेक्ट्रिकल टेस्ट किया जाता है तो उस टाइम पे भी इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है उसके अंदर फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जब भी इलेक्ट्रिकल टेस्ट हो जाती है उसके बाद जो मशीन है उसको रन करवाया जाता है। तो जो इलेक्ट्रिकल टेस्ट है कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे परफॉर्म किए जाते हैं उसमें सबसे फर्स्ट वन है मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, यानी कि जो वाइंडिंग है उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसका मेजरमेंट किया जाता है। सेकंड वन है ड्राइंग ऑफ द वाइंडिंग, यानी कि वाइंडिंग को इस टेस्ट में ड्राई किया जाता है। थर्ड वन है चेकिंग ऑफ फेज सीक्वेंस, यानी कि फेज सीक्वेंस को चेक किया जाता है। फोर्थ वन है हाई वोल्टेज टेस्ट। फिफ्थ वन है ट्रायल नो लोड एंड लोड टेस्ट। नेक्स्ट वन है टेम्परेचर राइज टेस्ट। उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल एंड लास्ट वन है एक्स्ट्रा एडिशनल टेस्ट। तो ये सब जो टेस्ट है वो इलेक्ट्रिकल टेस्ट है जो इलेक्ट्रिकल मशीन पे की जाती है। अब इसके अंदर सबसे फर्स्ट हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, यानी कि जो वाइंडिंग है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो कोई भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसको सप्लाई देने से पहले उसका जो वाइंडिंग है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मेकर या तो इंसुलेशन टेस्टर का यूज़ किया जाता है। अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू से कम होता है तो इसकी वजह से एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। यहाँ पे जो अगर जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अलग अलग जगह से मेज़र किया जाता है। जस्ट सपोज अगर हम ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, ओके, और ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमें मेज़र करना है, तो ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो फेस और अर्थ के बीच में या तो फेस टू फेस मेज़र किया जाता है या तो फिर फेस और जो ट्रांसफार्मर की कोर रहती है उसके बीच में भी मेज़र किया जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर में टोटल 3 जगह पे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। एक तो फेस टू फेस, सेकंड वन है फेस और अर्थ एंड थर्ड वन है फेस और कोर। ओके, तो ये 3 जगह से ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो हाई वोल्टेज और जो लो वोल्टेज है उन दोनों के बीच में भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र किया जाता है। अगर कूलिंग के लिए ट्रांसफार्मर में ऑयल फिल करना हो तो जब भी ऑयल फिल करते हैं उसके पहले और ऑयल फिल करने के बाद भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेज़र करना चाहिए। ये जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो 0.5 मेगा ओम से कम होना चाहिए नहीं। टेम्परेचर की अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट होती है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऐसे ऐसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है। ये तो बात हुई अगर हमें ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र करना है तो हम कैसे कर सकते हैं।
जस्ट सपोज ऑल्टरनेटर, इंडक्शन मोटर या तो सिंक्रोनस मोटर, यानी कि जो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र करना हो तो उसके लिए उसकी जो स्टेटर वाइंडिंग रहती है और फ्रेम रहती है, उन दोनों के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र किया जाता है। इसके अलावा भी रोटर वाइंडिंग और फ्रेम के बीच में भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। ओके, यानी कि दो जगह हुई मेन कि जहाँ से हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र किया जाता है उसका, एक तो स्टेटर वाइंडिंग और फ्रेम या तो रोटर वाइंडिंग और फ्रेम के बीच में। जो रोटर का जो रजिस्टर है, अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हुई तो स्लिप रिंग और रोटर की कोर इन दोनों के बीच में भी मेज़र किया जाता है। हर एक इन चार जगह में से आप कहीं पे भी अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र कर रहे हो तो हर एक टाइम पे हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जो रजिस्टर की जो वैल्यू है वो 0.5 मेगा ओम से कम होनी चाहिए नहीं, या तो अगर जिसने प्रोडक्ट आप जहाँ से लाए हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो मैन्युफैक्चरर है उसने उसकी प्लेट पे मेंशन की गई होगी वैल्यू, उससे कम होनी चाहिए नहीं। सेकंड वन है ड्राइंग ऑफ वाइंडिंग। ओके, तो जो वाइंडिंग है उसको ड्राई करने की ज़रूरत क्यों होती है? तो जब भी उसका जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है उस टाइम पे वाइंडिंग की जाती है। ओके, बट उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको जहाँ पे इंस्टॉल करना हो वहाँ पे उसको लाया जाता है। ओके, तो जब तक वो इंस्टॉल होता है तब तक और इंस्टॉल होने तक का जो टाइमिंग है उस टाइम पे भी जो वाइंडिंग्स हैं उसके अंदर मॉइस्चर लगने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको जब फर्स्ट टाइम सप्लाई देते हैं उसके पहले जो वाइंडिंग्स है उसको ड्राई करना ज़रूरी रहता है। तो ये जो वाइंडिंग है उसको ड्राई कैसे किया जाता है? तो ब्लोअर जो रहता है उसकी हेल्प से जो ड्राई एयर होती है उसको वाइंडिंग पे थ्रो करके भी वाइंडिंग को ड्राई किया जाता है। डिफरेंट मेथड्स है कि जिसकी हेल्प से वाइंडिंग को ड्राई किया जाता है। उसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट वन है कि ब्लोअर जो रहता है उसकी हेल्प से, तो ब्लोअर है तो उसकी हेल्प से ड्राई एयर है उसको वाइंडिंग पे छिड़का जाता है, तो इसकी वजह से जो वाइंडिंग है वो ड्राई हो जाता है ड्राई एयर की वजह से। जब भी अगर आप जितनी मेथड्स है उसमें से कोई भी मेथड अगर वाइंडिंग को ड्राई करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो हर 10 मिनट्स पे जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मेज़र करनी पड़ती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल हीटर है उसकी हेल्प से भी वाइंडिंग को ड्राई किया जाता है। जो बल्ब रहता है उसको भी वाइंडिंग के पास में रख के भी वाइंडिंग को ड्राई किया जाता है। तो उससे क्या होगा कि बल्ब की जब भी जलता है तो उसकी वजह से जो उसकी हीट प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से भी वाइंडिंग है वो ड्राई हो जाते हैं। अगर वाइंडिंग है वो इंटरनल पार्ट्स में है तो जो इंटरनल पार्ट्स हैं वहाँ पे हॉट एयर को फ्लो करवाया जाता है और इसकी हेल्प से वाइंडिंग को ड्राई किया जाता है। इसके अलावा जो वाइंडिंग का पास का जो हिस्सा रहता है उसको गर्म करने से भी वाइंडिंग है वो ड्राई हो जाता है। जो वाइंडिंग है उसको अगर हम जो रेटेड वोल्टेज उसके होते हैं उससे कम बट हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई के साथ अगर उसको कनेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से भी वाइंडिंग है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से वो ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है कि जो डीसी सप्लाई है उसको अगर हम वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि वाइंडिंग में से करंट फ्लो होता है और करंट फ्लो होने की वजह से I² RT जितनी हीट प्रोड्यूस होती है। बट यहाँ पे अगर हमें करंट को लिमिट करना है तो इसके लिए हम उसको जितने मीन्स करंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ रेटिंग का
रजिस्टर कनेक्ट करके भी जो करंट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ज़्यादा हीट लॉस ना हो, और डीसी सप्लाई के साथ वाइंडिंग को कनेक्ट करके भी उसको ड्राई किया जा सकता है। अगर हाई रेटिंग की जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें अगर वाइंडिंग को ड्राई करना हो, उसमें एक मेथड है कि जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहता है उसको प्राइम मूवर की हेल्प से रन करवाया जाता है और साथ में फ्लाइव व्हील को भी कनेक्ट किया जाता है। जब भी प्राइम मूवर कनेक्ट करते हैं और उसके बाद अगर उसको रन करवाया जाए तो मशीन जैसे ही घूमना शुरू करता है उस टाइम पे प्राइम मूवर होता है उसको अलग कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो एज ए जनरेटर काम करेगा। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसके जो बाहर के जो टर्मिनल्स है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इसकी वजह से जो वाइंडिंग है उसमें से करंट फ्लो होना शुरू कर देता है और वाइंडिंग है वो हीट पकड़ता है। जो इंडक्शन मोटर रहती है उसको अगर उसकी जो रेटेड स्पीड है उससे कम स्पीड पे अगर रन करवाते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एनर्जी का जो वेस्ट होता है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और इसकी वजह से जो वाइंडिंग होगी वो मॉइस्चर कंटेंट है वो उसमें से निकल जाते हैं, यानी कि यू विल गेट ड्राई वाइंडिंग। जो भी जो ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर हम कूलिंग के लिए इंसुलेशन ऑयल फिल करते हैं, तो ये जो इंसुलेशन ऑयल रहता है उसको कूल करने के लिए भी कुछ मेथड्स यूज़ की जाती है, लाइक कूल्ड वाटर जो होता है उसकी हेल्प से, जो ठंडा पानी रहता है उसकी हेल्प से वाइंडिंग है उसको कोई ऑयल को ठंडा करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इस टाइम पे जो ऑयल है उसको अगर हम कूल करने की जो पूरी प्रोसेस रहती है वो हम बंद कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वाइंडिंग है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से जो वाइंडिंग है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होंगे वो निकल जाएंगे और जो वाइंडिंग्स है वो ड्राई हो जाएंगी। तो ये सब जो है वो मेथड्स हैं कि वाइंडिंग को हम कैसे ड्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है चेकिंग ऑफ फेज सीक्वेंस, यानी कि फेज सीक्वेंस को कैसे चेक किया जाता है। तो जब भी 3 फेज सिस्टम रहती है तो उसके जो तीनों फेज रहते हैं उसके जो तीनों फेज में जो वोल्टेज रहते हैं वो तीनों एक साथ ही मैक्सिमम नहीं होते हैं। तो जो फेज का जो वोल्टेज रहता है वो जब मैक्सिमम होता है तो ये जो होता है वो पूरी सीक्वेंस में होता है और उसको हम बोलते हैं फेज सीक्वेंस, यानी कि RYB। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सबसे पहले R फेज जो रहता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, उसके बाद B और उसके बाद Y, यानी कि ये पूरी जो सीक्वेंस है उसमें उसके वोल्टेज है वो मैक्सिमम होंगे। अगर 3 फेज ऑल्टरनेटर या तो 3 फेज ट्रांसफार्मर है उसको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करना है तो उसके लिए उसकी जो कंडीशंस रहती है वो हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो उसमें फर्स्ट ही कंडीशन है कि जब भी 2 ऑल्टरनेटर या तो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं तो उसकी फेज सीक्वेंस हमें चेक करनी पड़ती है। अगर इसके अलावा फेज सीक्वेंस चेक किए बिना ही अगर हमने उसको कनेक्ट किया और जस्ट सपोज फेज सीक्वेंस दोनों की सेम नहीं हुई तो शॉर्ट सर्किट की वजह से नुकसान हो सकता है। तो इसलिए फेज सीक्वेंस चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो फेज सीक्वेंस को चेक करने के लिए फेज सीक्वेंस इंडिकेटर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर काम करता है। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट दिस
इन लास्ट सेमेस्टर कि हाउ टू चेक फेज सीक्वेंस ऑफ एनी 3-फेज मशीन। ओके, तो ये जो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर रहता है उसके ऊपर 3 टर्मिनल होते हैं जिसके ऊपर RYB लिखा हुआ होता है। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है कि जिसकी हमें फेज सीक्वेंस चेक करनी होती है तो उसके जो 3 टर्मिनल होते हैं वो तीनों को ये जो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर के जो RYB है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। जो इंडिकेटर है उसके जो रोटर है उसकी डायरेक्शन नोट डाउन की जाती है। अब जो दूसरा इक्विपमेंट है उसके जो 3 टर्मिनल्स हैं जिसको हमें पहला जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हमें उसको पैरेलल कनेक्ट करना है उसके साथ उसी तरह फेज सीक्वेंस इंडिकेटर के टर्मिनल्स को कनेक्ट किया जाता है। तो जब भी जो दूसरा इक्विपमेंट है, जैसे सपोज हमने 2 अल्टरनेटर लिए है, ओके, और उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो सबसे पहले पहला जो अल्टरनेटर है उसके फेज सीक्वेंस हम चेक करेंगे, यानी कि उसके जो 3 टर्मिनल हैं उसको हम फेज सीक्वेंस इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके जो घूमने की जो डायरेक्शन है, ओके, उसको हम नोट डाउन करेंगे। बाद में जो दूसरा अल्टरनेटर है कि जिसको हमें पैरेलल में रन करवाना है उसके साथ फेज सीक्वेंस इंडिकेटर को कनेक्ट करेंगे और उस टाइम पे इंडिकेटर कौन सी डायरेक्शन में घूमता है वो हम नोट डाउन करेंगे। तो दोनों की जो रोटेट होने की जो डायरेक्शन है दोनों केस में वो सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हुई तो ही फेज सीक्वेंस है वो दोनों की सेम है, और अगर एक की भी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुई यानी कि जो फेज सीक्वेंस है वो दोनों के ऑपोजिट है। अगर फेज सीक्वेंस दोनों की अलग अलग आती है, ओके, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए कि जो दूसरा मशीन है उसके जो 2 टर्मिनल्स है उसको हम आगे पीछे कर दें तो फेज सीक्वेंस नॉर्मल यानी कि RYB या तो दोनों की जो सीक्वेंस है वो सेम हो जाएगी। इसके अलावा भी सीरीज़ लैंप मेथड का भी यूज़ किया जाता है फेज सीक्वेंस को चेक करने के लिए। तो ये जो मेथड है यानी कि टोटल कितनी 2 मेथड हुई, एक तो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो और जो दूसरी मेथड है उसके अंदर हम सीरीज़ लैंप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस 3 आर द इलेक्ट्रिकल टेस्ट विच आर performed on the electrical equipment before commissioning.